सभी को नमस्कार। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर के रहेगा। उस लैब असिस्टेंट भर्ती में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम चर्चा के बाद में कौन से स्रोत से सोर्स से हमारे को वो पाठ्यक्रम पढ़ना है और किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी है, इन 3 महीनों में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है, पदों की संख्या है और पदों की संख्या के साथ में कब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे अभी 5-10 दिन पहले ही जो RSSMB बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक राज सर का एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है अभी उनके पास 200 से भी कम पद है। डिपार्टमेंट में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में बताया है कि ये लगभग 1000 पद के आसपास में वो चर्चा चल रही है इस पर करने की। उसके साथ में ही उन्होंने ये भी बताया था कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है या विज्ञप्ति जारी जो होने की संभावना है वो इस जुलाई मंथ के एंड तक है, वो पूरी संभावना है इसकी नोटिफिकेशन जारी होने की और साथ में ही आवेदन शुरू करने की। तो एक तो रही ये पद से संबंधित जानकारी। उम्मीद है, हमारी को भी उम्मीद है कि लैब असिस्टेंट के 1000 पद हो जाने चाहिए, जिसमें पिछली वैकेंसी में जो भूगोल के पद 103 थे वो आई थिंक मेरे हिसाब से 200 या 200 प्लस से हो जाने चाहिए। उम्मीद है, देखो वो तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में पता चलेगा कि कितने पद होते हैं, लेकिन 200 के आसपास पद होने की संभावना है ज्योग्राफी में। और साथ में ही जैसे कि उन्होंने पहले ही एक एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दे रखी है, 2 नवंबर को वो परीक्षा करवा देंगे। अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो रही पद कितने रहेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगी, उससे संबंधित। इसके अलावा इसका पेपर पैटर्न मैं आप विद्यार्थियों को बता दूं कि इसमें एक ही पेपर होगा, लेकिन उसके ए और ब 2 भाग रहेंगे। ए भाग में राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है उसमें ज्योग्राफी पूछा जाएगा। ए पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। बी पार्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। अर्थात इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो पेपर की जो ड्यूरेशन टाइम है वो 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें 40% वाला रूल भी है कि आपको इस पेपर में 40% न्यूनतम पास करने हैं। अगर 40% से अगर आपके नीचे मार्क्स आते हैं तो आप है वो अपात्र माने जाएंगे इसमें। इसके अलावा इसमें वही 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी हमारी, बाकी के एग्जामों में रहती है वैसे ही। तो ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में एक तो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट है और दूसरा है वो इसमें राजस्थान का भूगोल है। लगभग दोनों का अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में से आएंगे और लगभग 25 क्वेश्चन है भूगोल में से आएंगे। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आप अगर जैसे हम बात करें ऑथेंटिक बुक्स की तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि 3 महीने का टाइम ही है, अगर ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी होती है तो वो थोड़ा सा ऑफ सीजन होता है जहाँ पर हम ये किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको अगर एक शॉर्ट का ही बताऊँ तो इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है पावन जी भंवरिया वाली, वो बुक आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छी बुक है और पिछले एग्जामों में काफ़ी उसका अच्छा परफॉर्म भी रहा हुआ है, तो वो बुक लगा सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव बुक है वो आप पप्पू सिंह प्रजापति सर ने निकाली है, जिसमें आए हुए क्वेश्चन भी शामिल है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है उन्होंने बनाए हुए, नहीं तो आए हुए क्वेश्चन शामिल किए हुए, वो उनकी बुक ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप वो लगा सकते हैं। अब
इसके अलावा जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हम 9th-10th की जो बुक्स है उसमें एसएसटी वाला पार्ट है, उसमें कुछ जो राजस्थान का आर्ट हिस्ट्री एंड कल्चर दे रखा है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। आप ये पवन जी वाली बुक थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए पप्पू सिंह प्रजापति वाली बुक लगा लोगे तो सफिशियंट है इसके लिए। अब आ जाओ राजस्थान भूगोल पर। राजस्थान भूगोल जरूर आप जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हरिमोहन सक्सेना सर की जो बुक आती है वो लगा सकते हो आप। अच्छी बुक है, पेपर भी ऑलमोस्ट वहीं से बनता है। इसमें RSSMB बोर्ड का हिंदी ग्रंथ अकादमी ऑथेंटिक बुक है। अगर आप लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर वही नाथ पब्लिकेशन की जो इसमें हरिप्रसाद जी टेलर सर ने लिखी है, राजस्थान का भूगोल, काफ़ी अच्छी बुक लिखी है, अच्छा कंटेंट है उनका। और परफॉर्म भी जो चाहे स्कूल लेक्चर में RPSC करवा रहा हो, चाहे सेकंड ग्रेड का करवा रहा हो, चाहे RSSMB बोर्ड करवा रहा हो, चाहे रीट का पेपर हो, सब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। लगभग 90% के आसपास टच कर लेते हैं वो क्वेश्चनों को। तो ये वाली बुक है मेरे हिसाब से। आप इन दोनों में से आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक लगाना चाहते हो। इन दोनों में से आप बुक है वो इसमें राजस्थान का भूगोल के लिए लगा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट का, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम जो हमारा सब्जेक्ट का है बी पार्ट का। बराबरी महत्व देना है, अच्छी उसकी भी तैयारी करनी है, ए पार्ट की भी, और अच्छी बी पार्ट की भी करनी है। बी पार्ट का जो मैंने सिलेबस देखा है, जिसमें इसमें इन्होंने लगभग 66 बिंदु डाल रखे। इन 66 बिंदु में जो सिलेबस दे रखा है वो जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो NCERT चल रही है ना, ये सारा का सारा सिलेबस वहाँ मिल रहा है। और हम देखें पिछले पेपर स्तर जो 2 लेब असिस्टेंट का हो रखा है, या जो जस्ट पेपर हुआ था लेब असिस्टेंट का, उसमें मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया है। तो सोर्स के रूप में जो RSSMB बोर्ड के जो एक्सपर्ट है, उन्होंने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन बनाए थे 90% या 95% क्वेश्चन कह सकते हैं हम, वो सीधी की सीधी इन बुक से बनाए थे। 11th और 12th की जो NCERT बुक है भूगोल वाली, उनकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप 11th और 12th क्लास की जो भूगोल की NCERT बुक है, उसी से ये ज्योग्राफी वाला पेपर है वो तैयार करें। इसमें जैसे भौतिक भूगोल वाला पार्ट भी आ जाएगा, इसमें मानव भूगोल वाला पार्ट भी आ जाएगा, इसमें भारत का भूगोल का पार्ट भी आ जाएगा, और भूगोल की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट प्रैक्टिकल का और कुछ पार्ट है जो हम कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग से संबंधित, जिसमें रिमोट सेंसिंग है, GIS GPS वाला पार्ट है, वो पार्ट भी हमारी जो 11th-12th की जो NCERT है प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, वहाँ पर वो चीज़ें अच्छे से दे रखी है। और पिछला जो पेपर आया था वो सारा का सारा कंटेंट उसमें मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप न तो किसी गाइड के पीछे भागेंगी, नहीं ज़्यादा किसी ऑथेंटिक बुक्स के पीछे भागेंगी। अगर पिछले स्तर का अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो इसमें 11th और 12th क्लास की जो NCERT है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। इसमें मैंने जब सिलेबस मिलाया था तो इसमें मेरे को 2 बिंदु NCERT में नहीं मिले थे। एक तो 33 नंबर पर जो बिंदु है विश्व की जनजातियों में एक्सकिमो, बुशमेन, गौड़, भील जनजातियों का, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक जो है इसकी विशेषताएं हैं, ये वाला एक तो टॉपिक नहीं मिला था। और इसके अलावा इसमें एक जो 63 जो नंबर का बिंदु है जिसमें प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो कि राजस्थान वाली चंबल, इंदिरा गांधी और माई परियोजना है, ये मेरे को 2 टॉपिक ध्यान में नहीं आए थे। देखा तो मैंने सरसरी नज़र से था इसमें, और बाकी के टॉपिक मेरे को ऑलमोस्ट दिख गए थे, लेकिन ये 2 टॉपिक दिखे नहीं। तो ये 2 टॉपिक आप पर्टिकुलर या तो किसी गाइड या फिर ऑथेंटिक बुक से तैयार कर सकते हैं, और या फिर आप जो ये NCERT बुक्स आई है उनसे पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स चलती थी 11th-12th में, उनमें ये टॉपिक दे रखे तो वहाँ से तैयार कर सकते हो। कुछ विद्यार्थियों की ये भी क्वेरी थी कि सर इसमें एक तो जो पहली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चलती थी और साथ में जो NCERT की किताबें चल रही हैं, हम ज़्यादा किसको महत्व दें। इसमें देखो ज़्यादा महत्व तो आपको जो अभी NCERT वाली बुक चल रही है वर्तमान में उन्हीं को देना है। लेकिन आप अगर इनके अलावा अगर कुछ पढ़ना चाहो तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 11th-12th की किताब है वो ज़रूर इसमें सम्मिलित कर सकते हो, क्योंकि कुछ अच्छी बातें उसमें दी हुई है, अच्छा कंटेंट है।
तो वो वाले आप इसमें शामिल कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी भी नहीं किताबें, अगर इनसे आप तैयार करोगे तो ऑलमोस्ट कंटेंट तो वही उनमें दे रखा, कुछ अलग बातें होगी, हो सकता है एक्सपर्ट उन पे जा करके भी 2-4 क्वेश्चन वहाँ से उठा ले। तो आप उन किताबों को ज़रूर इसमें सम्मिलित कर सकते हो बी पार्ट में। एनसीईआरटी और प्लस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व जो ओल्ड किताबें थी वो, उसमें भी सारी किताबें शामिल करनी है, थ्योरी वाली और प्रैक्टिकल दोनों टाइप वाली, ठीक है। अब इसके लिए विद्यार्थी कह रहे थे कि कुछ कोचिंग वाले हैं जो इसमें कोचिंग करवा रहे हैं, तो वो टेक्स्ट बुकों पे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेपर यही एनसीईआरटी से उठेगा पूरा का पूरा, और पूरा का पेपर आपको यहीं से तैयार करना है, तभी आप इसमें आगे निकल जाओगे। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न हटे, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप फिर इस वैकेंसी को और खोदोगे। एक ही सुझाव रहेगा मेरा, बी पार्ट को आप एनसीईआरटी में से ही तैयार करें। 11th और 12th क्लास की सफिशिएंट है। आप खुद भी जो पुराने पेपर आए हुए हैं या जिन्होंने दिया है वो बैठ करके एक बार, चाहे आपको एक दिन का पूरा समय लगे तो लगे, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आप उस पेपर को पूरा का पूरा मिलाने की कोशिश करो उन बुक्स में। आपको सारा का सारा पेपर उन बुक्स में दिख जाएगा। जब आपको उन पेपर में उन लाइन टू लाइन ऐसी की ऐसी लाइन टू लाइन उठाई हुई है क्वेश्चनों की, अगर सारा का सारा कंटेंट अगर वहाँ से मिल रहा है तो आप फिर एक्स्ट्रा क्यों पढ़ें। इतना टाइम भी नहीं है कि हम सब्जेक्ट को ऑथेंटिक बुक्स में घुस करके पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि लाइन टू लाइन तो यहीं से उठनी है, ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरा एक बात ये है, मैंने पेपर देखा तो एक छोटी सी बात मैंने एनालिसिस करी थी कि आप चाहे कोई भी चीज़ पढ़ो, उसमें चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ो, चाहे भौतिक भूगोल पढ़ो, जिसमें चाहे वो धाराएं की बात हो या फिर जैसे मानव भूगोल हो, उसमें जो हमारे ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं या ट्रांसपोर्ट के जो सोर्स है, चाहे सड़क पढ़ो, रेल पढ़ो, चाहे वायु परिवहन पढ़ो, और चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ो, इन सबको आप मैप से पढ़ेंगे। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे थे जिसमें एक तो कोई पोर्ट का पूछ लिया था कि कौन सा इस पे कर्क रेखा पर स्थित है, या पता नहीं मकर रेखा का ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था, भूमध्य रेखा, इनमें से किसी एक का था कि वहाँ से कौन सा स्थित है या नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका एक थोड़ा सा मैप का स्टडी अच्छा नॉलेज होगा, और आप पढ़ते समय वो सारी चीज़ें अगर मैप में देखोगे तो मेरे हिसाब से वहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और सारी क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बहुत बेस्ट बात है। कुछ विद्यार्थियों का यह था कि सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, किस हिसाब से तैयार करें। तो इसके लिए मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि हमारी स्वाध्याय भूगोल टीम द्वारा भी इसमें लैब असिस्टेंट का हम बैच चला रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कुचामन सिटी में। अगर कोई विद्यार्थी बाहर से आना चाहता है तो वो बिल्कुल कुचामन में आकर के तैयारी कर सकता है, चाहे लड़का हो लड़की, उसके रहने की व्यवस्था भी यहाँ हो जाएगी, पीजी है अच्छे, और वो 3 महीने यहाँ रह करके अच्छी तैयारी कर सकता है। लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है घर से बाहर निकलना, तो हम इसको ऑनलाइन जो हमारा स्वाध्याय भूगोल का ऐप है उस प्लेटफॉर्म पर भी लाएंगे, तो वहाँ भी आप वहाँ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रहेंगे और एनसीईआरटी को अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। इसकी हम टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। जैसे अगर कुछ विद्यार्थी हैं, अगर कोचिंग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोचिंग करने की अगर सेल्फ स्टडी से हो रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी से करो। अगर जिनको नहीं हो रहा है, थोड़ी मदद देने की आवश्यकता, तब मैंने बताया आपको। अगर सेल्फ स्टडी से हो रहा है तो बेस्ट बात है। सेल्फ स्टडी के साथ में एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, और वही टेस्ट सीरीज लगाना जो एनसीईआरटी से पूछे जाए क्वेश्चन। ऐसी नियमित टेस्ट सीरीज मत लगाना जो कोई गाइडों से आए हुए क्वेश्चन शामिल करे। इसमें पर्टिकुलरली जैसे हम लोग भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं इससे संबंधित, जिसमें 35 टेस्ट हमने रखे हैं। 33 टेस्ट हमारे टॉपिक वाइज रहेंगे, बाकी 2 टेस्ट है वो फुल टेस्ट पैटर्न पर आधारित रहेंगे, फुल पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे, और वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगी ऐप पर। तो हमारा सिर्फ यही फोकस रहेगा कि एनसीईआरटी में से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन बना करके आपको दे दें, ताकि एक बार आप थ्योरी पढ़ने के बाद में अगर उन क्वेश्चनों की एक्सरसाइज कर लोगे, तो अगर आपका कई बार विद्यार्थी उस कंटेंट तक नहीं पहुंच पाता है या उस कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंच पाता है पढ़ते टाइम जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना, तो ऐसा हम क्वेश्चन बनाएंगे। अगर विद्यार्थी अगर क्वेश्चन पेपर में अच्छी अप्रोच कर लेता है तो दोबारा जब रिविजन करेगा तो वो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेगा। तो बिल्कुल अच्छी मेहनत करेंगे टेस्ट सीरीज पे, अगर विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर चाहता है तो वो हमारी बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी, तो वो हम कर रहे हैं साथ साथ में। अगर कोई विद्यार्थी चाह रहा है कि मेरे को टेस्ट सीरीज की भी आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल वो सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी कोचिंग पर आप डिपेंड रहो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अच्छा सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले लेते हैं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप
मतलब इसमें ज्वाइन करो। लेकिन अगर जिनको हेल्प की आवश्यकता है और मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल अगर पढ़ना चाहता है तो जो क्लासें वो ज्वाइन कर सकता है। और लगे कि टेस्ट सीरीज से अगर हमारा मूल्यांकन करना है तो वो बिल्कुल हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बाकी मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने बताई दी है। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। इसकी मेरिट को लेकर के भी कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे। पिछली बार 103 पद थे, उसमें शायद जहाँ तक मेरे को मोटा मोटा याद है इसमें 116 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के ठीक हो रहे थे वो जनरल में सिलेक्शन हो रहा था, और 1 या 2 क्वेश्चन नीचे शायद ओबीसी की गई थी। इसमें मेरिट एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर पड़ी होगी, पिछले जो रिजल्ट आया हुआ है वहाँ पर इसकी कट ऑफ जरूर देख लेना एक बार, ताकि आप कौन सा अगर सेफ जोन रहेगा वैकेंसी आती है तो आप इसको ज़रूर एनालिसिस कर लेना। इसमें एक बात और बता दूं मैं, अगर 200 सीटों के आसपास रहती है तो एक जल्दी नौकरी लगने का अच्छा चांस है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की ये क्वेरी थी ज्योग्राफी की, जिन्होंने अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया है। वो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम देने के बाद में क्या हम लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम देने के बाद में वही विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकता है जिसके 12th में ज्योग्राफी है, क्योंकि कई ऐसे साइंस के स्टूडेंट हैं जो बाद में एमए कर लेते हैं, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हैं, तो वो विद्यार्थी इसमें नहीं दे सकते क्योंकि उनके 12th में साइंस रहा हुआ है, तो वो तो कंटिन्यू स्कूल लेक्चरर की करे। और जिनके 12th में ज्योग्राफी रहा है वो ज़रूर एक बार 2-3 महीने इसमें दे सकते हैं समय, क्योंकि यही सिलेबस उनके उस फर्स्ट पेपर में भी है। जैसे ए वाला पार्ट जिसमें आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का भूगोल है, तो ए पार्ट में है उनके, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें, और सब्जेक्ट सारा का सारा है वो उसमें, जैसे कुछ बिंदु को छोड़ दे तो सारा का सारा स्कूल लेक्चरर में भी है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट अगर स्कूल लेक्चरर वाला अगर लैब असिस्टेंट में आना चाहता है तो उसको नुकसान नहीं होगा। और फिर भी अगर कहीं को लग रहा है कि मेरे को बिल्कुल इस झमेले में नहीं पड़ना, प्रॉपर तरीके से स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है, तो वैकेंसी आ गई है, कंटिन्यू आप उसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि एक बार ज़रूर ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दें, ताकि एक एग्ज़ाम हमारे सामने होता है तो हम बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा लैब असिस्टेंट की तैयारी करने से, क्योंकि अब की बार भी जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था इसमें कई सीधे सीधे क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में से पूछे गए थे। स्टूडेंट ने एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन उतनी डीपली नहीं पढ़ी थी, लाइन टू लाइन उन्होंने याद नहीं करी थी, तो उस चीज़ का उनको वहाँ उतना फायदा नहीं हो पाया। तो लैब असिस्टेंट की तैयारी करोगे तो एक तो लाइन टू लाइन इसको हम भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ोगे, तो लाइन टू लाइन करवाएंगे तो एक तो चीज़ें वो कंप्लीट मिलेगी। और उसके बाद में भी मेरे हिसाब से भी अगर 2 नवंबर को एग्जाम होता था आपके पास में इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि आप इन चीज़ों की आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो सारा मैंने इसके बारे में बता दिया है आपको बिल्कुल अच्छे से, और अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। कम से कम अगर आप कोचिंग और सेल्फ स्टडी का टाइम रहे तो मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे कंटिन्यू आप पढ़े। अभी जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो अपने स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें। ये एक अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी अगर कोई विद्यार्थी जैसे जिसको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि जल्दी नौकरी लगने की, पेरेंट्स उतना अलाउ नहीं कर रहे हैं तैयारी के लिए, तो वो बीच में 3 महीने के लिए लेबर असिस्टेंट में आकर के अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा वो ले सकता है। ठीक है, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मैसेज बॉक्स में छोड़ देना। मैसेज बॉक्स में मैं जब भी देखूंगा आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। कोई भी आप में इसमें लेबर असिस्टेंट से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो इस वीडियो के नीचे एक मैसेज बॉक्स आता है जिसमें क्वेरी छोड़ देना, वहाँ पर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी अच्छे से तैयारी करें। सभी लोगों को शुभकामनाएं। जल्दी इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी और नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। ठीक है, शुभकामनाएं।